Vouching of ledgers, till now we have learned the types of ledgers, right? Individually, we have learned all the types. Then deferred revenue expenses, income receivable, prepaid expenses, that means impersonal जितने भी ledger accounts है, वो हमने सारे ही सीख लिए. Now we are moving forward to the last part of that, which is outstanding liabilities, right? Outstanding liabilities यानी जो हमें अभी liability पे करना है, right? या जो unpaid expenses है, मान लेते हम, तो वो तुम्हारे, या फिर इनकम जो तुमने एडवांस में रिसीव कर लिया है, वो ये सब किस में आता है? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में. और उसके जितने भी लेजर्स है, उसमें से कुछ लेजर्स तुमको यहाँ पे दिए हुए हैं. ठीक है. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का मतलब क्या? कि एक्सपेंसेस जो है तुम्हारे वो ड्यू हो गए हैं, यानी उसका डेट आ गया, तुमने एक्सपेंस कर दिया बट पेमेंट नहीं किया है, राइट? यानी कि खर्चा हो गया है, या जो चीज कंज्यूम करनी थी वो तुमने कर दी है, बट उसका जो हमें पेमेंट करना चाहिए वो पेमेंट अब तक हुआ नहीं है, यानी ड्यू हो गया बट पेड नहीं हुआ. दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी. तो उसमें सबसे पहला जो है वो है तुम्हारा ऑडिट फीस. ठीक है. ऑडिट फीस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द सेम ईयर फॉर विच ऑडिट इज कंडक्टेड. No doubt, main audit work start after the close of financial year, and finalization of financial statement are done in next financial year. But it is widely accepted practice to do so. It is also argued that audit fees should be debited to the profit and loss account in the next year in which the audit work is actually performed. In the first case, audit fees will be debited and the audit fees payable will credited. That means जब भी अगर हम देखेंगे, तो जब भी तुम्हारा फिनेंशियल ईयर बनता है, ठीक है, फिनेंशियल ईयर सॉरी खत्म होता है, फिनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं, और वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको बाद में ऑडिट किया जाता है. तो हम क्या करते हैं, जिस फिनेंशियल ईयर का, यानी कि मान लेते हैं अभी हम जो ऑडिट कर रहे हैं वो 2021 का करेंगे, क्योंकि 2021 खत्म हो चुका है, अभी जो चल रहा है वो है 21-22. तो 2021 जो है, जो खत्म हो चुका है पीरियड, उसका ऑडिट एट प्रेजेंट चल रहा है. तो हम अभी जो ऑडिट चल रहा है उसकी फीस कहाँ पे दिखाते हैं? 2021 में. क्यों? क्योंकि हम जो ऑडिट कर रहे हैं वो 2021 के बुक्स ऑफ अकाउंट का कर रहे हैं. तो यही एक ट्रेडिशनली हम किया जाता है कि भाई फीस जो है वो दिखाई जाती है उस साल में जिस साल का ऑडिट हो रहा है, जिस साल में असेसमेंट हो रहा है उसका नहीं. तो सब क्या आर्ग्यू करते हैं कि भाई जिस साल में असेसमेंट हो रहा है उसमें ही दिखाओ आप, पहले वाले ईयर में दिखाने का क्या जरूरत है? हमेशा ही ऑडिट फीस इसलिए पेएबल होती है क्योंकि हम तो उसका काम हो जाएगा बाद में ही पैसे देंगे, तो काम तो बाद में होने वाला है, बट हम एडवांस में ही वो कहाँ पे दिखा देते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में. तो जनरली तुम्हारा ऑडिट फीस जो है वो हमेशा ही क्या होता है? आउटस्टैंडिंग ही रहता है जब तक ऑडिट वर्क तुम्हारा खत्म ना हो जाए. इसलिए यहाँ पे उसने क्या बोला है कि भाई तुम्हारा ऑडिट फीस है वो डेबिट होता है, और ऑडिट फीस हमेशा पेएबल होता है, वो क्रेडिट होता है. नेक्स्ट है तुम्हारा परचेज. In case where the purchase goods are received in the current financial year and invoices for the same are received in the next year, purchase should be debited and outstanding liability should be credited. इसका मतलब क्या हुआ? बहुत बार ऐसा होता है कि गुड्स जो है वो हमने ईयर एंड पे बाय किया है, या ईयर एंड पे हमने ऑर्डर दिया. इट कुड पॉसिबल कि गुड्स आ जाए और इनवॉइसेस ना आए, और इनवॉइसेस लेट आए. तो ऐसे जो परचेसेस है उसका पैसा देना बाकी रह जाता है, राइट? या तो फिर हमने उसका पेमेंट नहीं किया होता है, हम नेक्स्ट ईयर में करते हैं. तो ये क्या हुआ? क्योंकि जनरली कैसा होता है, तुम्हें 2 महीने 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन देते हैं परचेज में. तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो तुम्हारे परचेज के ऊपर पेमेंट करना है वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया. सो यू मेड द एक्सपेंस, you bought the goods but you have not paid the amount. Now next one is your rent. रेंट में कैसा है कि रेंट एंड टैक्सेस दोनों ही तुमको दिया हुआ है यहाँ पे. तो रेंट में ऐसा है कि तुम
पूरा महीना उसको यूटिलाइज करते हो, टेनेंट जो है वो वहां पे रहता है, यानी अगर तुमको रेंट पे करना है, यहाँ पे हम क्लाइंट रेंट पे कर रहा है ऐसा ही देखेंगे, तो उसने पूरा महीना वो चीज कंज्यूम कर दिया, बट रेंट देना बाकी है, राइट। और फाइनेंशियल ईयर एंड आ जाता है, तो वो रेंट क्या हो गया तुम्हारा, आउटस्टैंडिंग हो गया। रेंट ऑन फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ऑफिस बिल्डिंग, godown, etc. is payable on monthly basis. The auditor should confirm that any unpaid amount of rent for the last month of the financial year or any other month of financial year in question should be added to the rent of the current year, and the rent payable should be shown as current liability. यानी कि तुमको जहाँ पे भी जिस महीने का बाकी है अमाउंट, अगर तुम्हारा प्रीवियस टू प्रीवियस भी बाकी होगा तो प्रीवियस भी बाकी होगा, यानी पिछले किसी भी महीने का बाकी है, यानी पिछले महीने का भी जनरली बाकी होता है। तो जितने महीने का तुम्हारा रेंट बाकी है उतना रेंट पेबल में तुमको दिखाना है। Applicability of TDS on it, and to check whether TDS is deducted at the due rate before making payment or not, whether TDS is deposited in time or not. After adjusting all the above, if there is any amount that is payable to the agent, it will be shown in the current liabilities as commission payable, and if any excess amount is paid, that will be shown as current asset representing the amount recoverable from the एजेंट। इन शॉर्ट, टीडीएस का कंसेप्ट अगर तुमको पता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो वहां पे कैसा है कि तुमको रेंट पे टीडीएस टैक्स भरना पड़ता है, राइट। हमने प्रीवियस ईयर में थोड़ा बहुत समझा भी था टैक्सेशन में। तो तुम उस पे रेंट पे टैक्सेस पे करते हो। तो टीडीएस जब कटता है, हम पूरा कंसेप्ट टीडीएस का नहीं देख रहे हैं, तो जब भी रेंट तुम्हारा सामने वाला पर्सन जो है उसमें टैक्सेस काट देता है, ठीक है, तो ये जो टैक्स है तुम्हारा काटा हुआ, वो तुमको गवर्नमेंट को क्वार्टरली बेसिस पे क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। तो वो यानी जो पर्सन है उसने टाइमली भरा है या नहीं भरा है टीडीएस, वो तुम देखोगे, ठीक है। अगर कोई एजेंट है जो तुम्हारे पास से कमीशन लेता है कि भाई मैंने भाड़ुआ दिलाया था या मैंने तुमको टेनेंट दिलाया है, तो वो एजेंट जो है उसको भी तुमको कुछ कमीशन देना पड़ेगा। तो वो कमीशन अगर तुम्हारा देना बाकी है तो वो भी कमीशन पेएबल में दिखेगा, राइट। तो वो भी तुमको वहां पे दिखाना है, और अगर पे कर दिया है तो पेएबल में आएगा नहीं। देन वी हैव सैलरी एंड वेजेस। जनरली कैसा होता है कि सैलरी या वेजेस जो है वो पूरे महीने के एंड में देते हैं, यानी पूरे महीने की जो सैलरी है या वेजेस है, ठीक है, डेली वर्कर है तो हम उसको दे देते हैं। बट जो तुमने हायर किए हुए वर्कर हैं कि जो तुम्हारे यहाँ पे काम करते हैं डेली बेसिस पे, यानी काम डेली बेसिस पे करते हैं बट डेली आवर्स पे नहीं आते हैं, यानी कि तुम्हारे यहाँ पे वो घंटे के हिसाब से नहीं आते कि आज 10 घंटे आए चलो उसका पैसा दे दो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रेगुलर वर्कर्स हैं इन शॉर्ट ऐसे है, तो उनको क्या करना है, मंथ के एंड में देना है। जो डेली वर्कर्स हैं उनको हम डे टू डे दे देते हैं। तो सैलरी और वेजेस जो है वो हमेशा नेक्स्ट मंथ में पे किया जाता है या मंथ एंड में पे किया जाता है। तो अगर वो भी तुम्हारा लास्ट मंथ का, जनरली ऐसा हो जाता है कि मार्च एंड आ जाता है और सैलरी नहीं डिपॉजिट होता या वेजेस जो है वो नहीं पे किया होता, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगेन सैलरी या वेज पेएबल अकाउंट में जाता है, क्योंकि ये तुम्हारा बाकी, यानी ऑडिटर शुड टेक केयर और ही शुड चेक दैट कि भाई सैलरी और वेजेस दिया है, नहीं दिया है तो सैलरी एंड वेजेस पेएबल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। सेम वे कार्टेज एंड फ्रेट और कैरेज एंड फ्रेट, ठीक है। ये जो है कार्टेज एंड फ्रेट या कैरेज एंड फ्रेट, इसमें कैसा है कि तुम्हारा जो भाड़ा है सामान लेके आने का, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया कि भाई गुड्स बाहर ले जा रहे हो ला रहे हो, या जो ट्रेन का भाड़ा है तुम्हारा फ्रेट है, इसका जो पैसा है वो तुमको कब देना होता है, जनरली सामने वाला जब तुमको बिल देता है तब। तब वो गुड्स लेके आया, गुड्स उसने गुड्स तुम्हारे यहाँ पे रख दिया और साल का एंड आ गया यानी ईयर एंड आ गया, या तुमने उसको बोला है कि मैं 15-20 दिन में पे कर दूंगा, यानी कि तुम्हारा अगर वो भाड़ा देना बाकी है, वो बिल के सामने तुमने अब तक वो ट्रांसपोर्टर को पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है, तो या उसको भी तुमको क्या दिखाना है, पेएबल में दिखाना है। और वो पेएबल में है या नहीं वो कौन चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा। जनरली लास्ट मंथ का रह जाता है, क्योंकि वो जब तक बिल देता है तब तक ईयर एंड हो जाता है, फिर जो बिल्स बाकी है वो पेएबल में दिखेंगे वो साल के एंड में।
ठीक है, और इसीलिए अपने बैलेंस शीट में वो पेएबल में रिफ्लेक्ट होता है। थ्रू आउट द ईयर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो अपने एंड में बनती है। पेएबल वेएबल तुम्हारा हमेशा दिखता रहेगा, बट वो अल्टीमेटली नील हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है। बट ईयर एंड में जो दिखता है वो तुम्हारी बैलेंस शीट में भी उसका इफेक्ट आता है। Then we have audit fees. Audit fees we have already discussed. Then we have commission payable to traveling agent. जो भी ट्रैवलिंग एजेंट है उसको जो भी कमीशन पे करना है, यानी कि वो तुम्हारे बिहाफ में कुछ सेल करता है गुड्स, राइट, अलग अलग जगह पे जाता है, मार्केटिंग करता है तुम्हारे गुड्स की, तो उसको कोई ना कोई कमीशन इंसेंटिव बेस पे वो लोग काम करते हैं कि भाई इतना गुड्स अगर तुम्हारा बिक गया, ठीक है, सामने वाली पार्टी ने बाय कर दिया, देन दैट पर्सन विल गोइंग टू गेट कमीशन। तो वो जो सर्टेन नंबर ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो ट्रैवलिंग एजेंट को मिलता है, राइट, क्योंकि वो तुम्हारे बिहाफ में क्या कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है या गुड्स को सेल कर रहा है। तो वो जो परसेंटेज है वो कब मिलता है उसको, जब वो गुड्स एक्चुअल में सेल होता है और सामने से पार्टी के पास से पैसे रिसीव होते हैं। डिपेंड की कैसी सर्कमस्टेंसेज है, कभी पैसे मिलते हैं तो, और कभी सिर्फ गुड्स सेल हो जाए तो भी कमीशन मिल जाता है। बट हो सकता है कि इसने गुड्स सेल किया बट एंट्री होते होते ईयर एंड आ गया, सेल हो गया बट इसको कमीशन देना रह गया, तो ये क्या हुआ, उसका ट्रैवलिंग एजेंट का यानी जो कमीशन है वो आउटस्टैंडिंग हो गया, उसको पे करना रह गया, तो वो भी पेएबल में दिखेगा। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये भी एक क्या हुआ तुम्हारा, वैसे देखने जाए तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ही बोल सकते हैं, करंट लायबिलिटी हम इसे बोल सकते हैं, कि भाई जो इनकम रिसीव करना था आने वाले महीने में वो अभी तुमने रिसीव कर दिया एडवांस में। दैट मीन्स कि अभी ये तुम्हारी क्या है, लायबिलिटी है, ये तुमको अब भी रिसीव नहीं करना था, आने वाले टाइम में करना है। इट कुड बी पॉसिबल कि भाई वो जो इनकम है वो रिसीव कैंसल हो जाए, कि ये तुम्हारी इनकम ही नहीं है अब, तो तुमको वो पैसा वापस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हारी फीस, फीस जो है तुम्हारी वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज रिसीव करती है एडवांस में, ठीक है, यानी हम कभी कभी भी कहीं पे भी एडमिशन लेते हैं तो पहले हमें फीस देना पड़ता है। तो फीस जो हम एडवांस में देते हैं, इट कुड बी पॉसिबल कि हम एडमिशन कैंसिल कर दे अपना, तो एक ये जो हम एडमिशन कैंसिल करते हैं तो इस टाइम पे हमें पैसे रिफंड मिलते हैं, ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली। बट कुछ अमाउंट अपने को रिफंड मिल जाता है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट अमाउंट अपने को रिफंड मिल जाता है। तो अब सामने वाली पार्टी के अकॉर्डिंगली ये क्या हुआ, उसने इनकम रिसीव किया है एडवांस में, क्योंकि उसको जो यूटिलाइज करने वाला पर्सन है वो थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द सेमेस्टर यूज करेगा, बट तुमने एडवांस में रिसीव कर दिया है। सेम वे तुमने भाड़े से किसी को अपना घर दिया हुआ है, उसने क्या किया, 5 महीने का भाड़ा तुमको एडवांस में दे दिया। देन समथिंग हैपन कि भाई अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, कन्वीनियंट नहीं है, या मुझे दूर पड़ता है, तो आई नीड टू चेंज द प्लेस। तो इस सर्कमस्टेंसेस में तुमको रेंट जो उसने एडवांस में दिया है वो जितना उसने यूज किया उसके अलावा सारा रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम ही हैज नॉट यूटिलाइज दैट प्लेस, राइट। तो ये क्या हुआ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी। ओके, सो विद दिस विल एंड दिस second part of vouching of ledgers.